Hello students, this is the next video of class 6 Political Science chapter first. चैप्टर फर्स्ट था आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइवर्सिटी क्या है। समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी से भी हमने उसे समझने की कोशिश की। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे कैसे है और हम इस डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं। आज हम इंडिया के ही 2 पार्ट हैं, लद्दाख और केरल, उनके एग्जाम्पल से हम इस डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी पर उसके हिस्टोरिकल और उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उनका उस पर इफ़ेक्ट होता है। यहाँ देखिए, अब लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के ईस्ट पार्ट की पहाड़ियों में बसा हुआ एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे की क्या बारिश भी बहुत कम होती है और इस वजह से यहाँ पे जो फसल है वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम होती है। और यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी लंबे समय तक हर तरफ बर्फ़ से ढका हुआ होता है। There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. और जो यहाँ के लोग हैं वो पानी के लिए जो यहाँ की बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में, सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं, अदरवाइज़ उन्हें पानी मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल। यहाँ के लोग एक ख़ास तरह की शीप को रेयर करते हैं क्योंकि उस स्पेशल शीप से उन्हें एक स्पेशल वूल, जिसे कि पश्मीना कहा जाता है, वो मिलती है। ये जो पश्मीना वूल होती है ये काफ़ी महंगी होती है। इस पश्मीना वूल से शॉल बनाए जाते हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इस पश्मीना वूल से बनने वाले जो पश्मीना शॉल्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। यहाँ के जो लोग हैं वो इन शीप से इस वूल को बहुत केयरफुली कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। जो पश्मीना शॉल है वो मेनली कश्मीर में ही बुनी जाती है, वहीं पे बनाई जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ऑन्स सम गोट्स, काउज एंड डिज़ॉर्स। तो यहाँ के लोगों का जो मेन फूड है वो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मक्खन या चीज़, और उसके अलावा वो मीट भी खाते हैं। और यहाँ की कुछ फैमिलीज़ के पास काउज भी हैं, गोट भी हैं, और डिज़र्स जो कि एक हाइब्रिड है याक और काउज का, वो होता है। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। हालांकि ये डेजर्ट वाला एरिया है, इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ट्रेडर्स नहीं आते या ट्रेडर्स इस ओर अट्रैक्ट नहीं होते। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो यहाँ में लद्दाख में जो ये लद्दाख को एक ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग रूट माना गया है। यहाँ की पहाड़ियों के बीच में कई पासिस हैं, घाटियाँ हैं, जहाँ से ये ट्रेडर्स के जो कारवांस हैं वो पहुँचते थे, और जिस एरिया में ये पहुँचते थे उसे आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। ये जो कारवांस थे ये अपने साथ स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट आदि लेकर चलते थे। Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. जो बौद्ध धर्म है वो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. तो लद्दाख के रास्ते जब बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था और लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, और लगभग 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता लगा था, और आज के समय यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या है मुस्लिम्स की। तो और लद्दाख में जो सॉन्ग्स हैं
और जो पोएम्स हैं उनका काफ़ी जो ये ओरल ट्रेडिशन है, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब मौखिक रूप में है, वहाँ रिटर्न में नहीं मौखिक रूप में है। इसके अलावा वहाँ का जो लोकल वर्जन है तिब्बत का नेशनल एपिक है, जैसे कि हिंदू में रामायण है, महाभारत है, ऐसे एक तिब्बतन नेशनल एपिक है केसर सागा। उसे की जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं वो दोनों ही उस पर पोइम भी उसकी गाते हैं और उन पर प्ले भी करते हैं। नेक्स्ट है केरला। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. तो जो केरल है वो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है और इसमें एक तरफ तो सी है और दूसरी साइड में हिल्स हैं। और यहाँ पे केरल में जो स्पाइसेस हैं लाइक पेपर, कैरेडामोम एंड क्लोव्स आदि ज़्यादा उगाए जाते हैं। इन्हीं स्पाइसेस के कारण जो ट्रेडर्स हैं वो केरल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एन अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर ट्रेडर्स, ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। तो सबसे पहले जो अरब के और जो ज्यूइश जो यहूदी व्यापारी थे वो केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के धर्मदूत, अपोस्टल का मतलब होता है धर्मदूत, जो धर्म को लोगों में फैलाने में हेल्प करते हैं, जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्हें ही भारत में क्रिश्चियनिटी लाने का श्रेय क्रेडिट दिया जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago. तो जो जैसे कई जो दूसरे ट्रेवल्स थे वो भी यहाँ पे आए थे। इब्न बतूता जो था कि ऐसा माना जाता है कि वो 700 साल पहले यहाँ पे आया था और उसने अपने ट्रैवलॉग में जो उसकी ट्रैवलिंग का जो उसकी डिटेल्स ही सारा उसने लिखा था अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, उसमें भी उसने यहाँ के मुस्लिम्स की उनके जीवन को भी डिस्क्राइब किया है। एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उसने ये भी कहा था कि जो मुसलमान हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डा गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। जो वास्को डी गामा था वो शिप के ज़रिए यहाँ पहुँचा था और जो पुर्तगाली थे, जो पोर्टुगीज थे, वो भी यूरोप से इंडिया जब आए थे वो सी रूट से आए थे और उन्होंने ही उस सी रूट की खोज की थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इन्हीं सभी हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट्स के कारण, जैसे कि जो दूसरी जगह से लोगों ने अलग अलग रूट्स ढूंढकर वो लोग आए तो अपने साथ अपने देश के धर्म को भी वो लेकर आए थे। तो इन्हीं हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट्स के कारण केरल के लोग कई सारे रिलीजन को मानते हैं। उनमें जैसे यहूदी भी हैं जो जुडाइज़म है, इस्लाम मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई भी हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called China Wala. तो इसमें जो चीन के व्यापारी भी केरल आए थे और यहाँ पर वो जो फ़िश को पकड़ने के लिए जिस नेट का वो यूज़ करते थे वो चीनी जालों से, जो चीन में बने हुए जो नेट होते थे, उन्हीं के जैसे मिलता जुलता था, जैसा कि आपको ये यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। तो इसी नेट को उन्हें चीना वाला कहते हैं। Even the utensils used for frying is called the चीना चटी। जैसे को फ़िश को फ्राई करने के लिए या किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए वो जिन यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे, जिन बर्तनों का यूज़ करते थे, उन्हें चीना चट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके नाम से ही आपको ये पता लगा होगा, आपको इससे अंडरस्टूड होगी कि जो चीना शब्द है वो चीन से आया है, तो ये जो बर्तन है ये वहीं से आए हैं। It is believed that the word Chin could be come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetable.
तो यहाँ पे जैसे आपको ये पता है कि जो केरल है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि राइस के लिए एक सेटल्ड वाटर की ज़रूरत होती है और यहाँ केरल में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इसलिए यहाँ पे राइस काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो किया जाता है। यहाँ के लोग फिश, वेजिटेबल और जो राइस है वो यहाँ का मेन फूड है। और इस पिक्चर में देखिए, द बोट रेस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। जैसा कि आप जानते हैं जो ओनम फेस्टिवल है वो केरला का है और ये बोट रेस वहाँ का फेमस फेस्टिवल है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. जहाँ केरल और लद्दाख की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो फीचर्स हैं उनके, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वही हम देखते हैं कि इन दोनों रीजन्स पर इनकी हिस्ट्री में एक ही तरह के कल्चर का इफ़ेक्ट था। दोनों ही रीजन्स थे जो उन पर चाइनीज़ और अरब से आने वाले जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इस पर अपना प्रभाव डाला था। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. तो इसमें यह है कि जो केरल की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसने वहाँ पे स्पाइसेस की कल्टीवेशन को पॉसिबल किया। और जो लद्दाख है उसकी जो स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे वहाँ की वूल ने जो ट्रेडर्स थे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि किसी भी रीजन का जो कल्चरल लाइफ होती है किसी भी रीजन की, उस पर उसकी हिस्ट्री और उसकी जियोग्राफी से डीप रिलेशन होता है। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. तो ऐसा नहीं है कि जो ये डाइवर्स कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था, जो डिफरेंट जो कल्चर था उनका जो प्रभाव था, वो सिर्फ पास्ट में ही हुआ हो। आज के हमारे प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि जब जैसे हम वर्किंग के लिए, अपनी जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हर एक मूव के साथ हमारे जो कल्चर होती है, हमारा जो कस्टम, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, वो धीरे धीरे उस एरिया का पार्ट बन जाता है जहाँ की हम पहुँचते हैं, जहाँ हमें जाना होता है। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. इसी तरह की जैसे हमारे पड़ोस में भी कोई अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग साथ में रहते हैं, डेली लाइफ में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की जो कस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन सबको हम सीखते हैं। जो हमारे नेबर्स हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनके भी कल्चर को हम सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये रीति रिवाज और ये परंपराएं आपस में घुल मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब है विविधता में एकता। इंडिया इज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो भारत में जो ये डाइवर्सिटी है, ये भारत का जो इंडिया है उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ का सोर्स माना गया है इस डाइवर्सिटी को। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस समय जो जितने भी मैन और विमेन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो सभी डिफरेंट कम्युनिटी से थे। उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका रिलीजन अलग था। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, इसमें जो हज़ारों लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो सब डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। They worked together to decide joint actions. They want to jail
together and they found different ways to oppose the British. तो जो ये लोग थे, जब इन्होंने एक साथ मिलकर ये मूवमेंट किए, एक साथ ये लोग जेल गए और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मिलकर इन ब्रिटिशर्स का विरोध किया. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे. उन्होंने सोचा था कि हम इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, उन्हें अलग कर देंगे और हम इसी तरह कंटिन्यूसली अपने रूल को बनाए रखेंगे. But the people showed how they could be different and yet the united in their battle against the British. लेकिन जो इंडियंस थे उन्होंने ये उन्हें दिखा दिया था कि वो एक दूसरे से, उनका बैकग्राउंड चाहे कितना भी अलग हो, चाहे वो किसी भी मामले में एक दूसरे से कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी उसमें वो सब एक साथ हैं. यहाँ पे आपको एक सॉन्ग दिया गया है. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. तो ये जो गीत आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जलियांवाला बाग में सेकर, जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पे कितना हज़ारों लोगों को मारा गया था अमृतसर में, तो उसके बाद गाया गया था. इस मैसेकर में, इस हत्याकांड में एक जो ब्रिटिश जनरल था उसने वहाँ पे इकट्ठे हुए लोग, वो बिल्कुल अनआर्म्ड मतलब निहत्थे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे और वो लोग शांति प्रिय मतलब पीसफुली वहाँ पे इकट्ठे हुए थे. कोई उन्होंने ऐसा झगड़ा नहीं था उनके बीच में. उन पर खुलेआम उसने गोलियां चलवा दी थी और इस बाग में जो भी लोग इकट्ठे होकर ये मीटिंग्स कर रहे थे उनमें से बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी और उसमें से बहुत से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे. हिंदूज, सिख्स एंड Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. कितने ही आदमी, औरतें, हिंदू भी, सिख भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, अमीर और गरीब सभी तरह के लोग थे जो कि इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल. ये जो गीत है ये इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था जो उस समय यहाँ जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उस समय कई जो गीत थे और कई बातें सामने आई थी जिनसे कि उन सब बातों से हम इस डाइवर्सिटी में विश्वास हमारा हम बनाए रखते हैं. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में जानते हैं? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. तो जो इसमें था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जो इंडियन फ्लैग था उसके बारे में सोच लिया गया था कि इसे उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत थी. उसे इंडियन फ्लैग को उस सिंबल के रूप में यूज़ किया गया था. In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया. अपनी इस बुक में उन्होंने बताया था कि जो इंडियन यूनिटी है, जो भारतीय एकता है, ये कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोगों को दिखाई ही देती है, लेकिन ये बहुत ही गहरी है जिसके अंदर
डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बिलीव्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, उसको मानने की फीलिंग्स हैं लोगों की, कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की विचारों को, एक दूसरे के विश्वास और एक दूसरे की प्रथाओं को, रीति रिवाजों को मानते हैं दिल से। इसमें डाइवर्सिटी को पहचाना गया है और उसे प्रोत्साहित, एनकरेज किया गया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की डाइवर्सिटी का वर्णन करते हुए उसे अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इट वॉज नेहरू। यहाँ पे बताया गया है आपको हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि वो नेहरू ही थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात को डिस्क्राइब किया था हमारे देश में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना होगा और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे।